हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसको हिंदी में कहते हैं अन्वेषण या खोज विधि। तो चलिए बनाते हैं आप लोगों के लिए इस चीज को पॉसिबल। सो लेट्स मेक पॉसिबल फॉर यू। तो एज यू नो दैट दिस इज द चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, और ये अभी तक जो हमने मेथड इससे पहले कवर किए हैं हमारी वीडियोस में वो सारे टीचर सेंटर्ड थे, और ये पहला मेथड है जो कि चाइल्ड सेंटर्ड है। और इट वाज गिवन बाय हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग, और इसको दिया था हमारे एच आर्मस्ट्रांग ने। और चलिए बात कर लेते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड डिस्कवरी और रिसर्च मेथड, है ना। इन दिस इट इज राइट फ्रॉम, ये जो वर्ड है हमारे ह्यूरिस्टिक वो राइट हुआ है हमारा किससे, ग्रीक लैंग्वेज से। और ग्रीक लैंग्वेज के ह्यूरिस्को वर्ड से ये राइट हुआ है, जिसका मतलब होता है आई फाउंड, जिसका मतलब है कि मैं क्या करता हूँ, खोज करता हूँ। इन दिस मेथड a teacher appointed, not a teacher अपॉइंटेड अ स्टूडेंट एज एन इन्वेस्टिगेटर। और वो क्या करता है इस मेथड में, एक टीचर अपने स्टूडेंट को एक खोजी के तौर पर अपॉइंट करता है, और उसको क्या करता है कि वो ही विल इन्वेस्टिगेट द थिंग्स, और वो खुद अपने स्तर पर चीजों को क्या करेगा, खोजेगा। चलिए सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं आप लोगों की डेफिनेशन पे। तो पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ये डेफिनेशन हमारी एच आर्मस्ट्रांग की है, और ये कहते हैं स्टूडेंट शुड नॉट be told anything in this method, everything had to be discovered at their levels। कहने का मतलब यह है कि एक स्टूडेंट को इसमें कुछ भी नहीं बताया जाना चाहिए, और स्टूडेंट अपने लेवल पर अपने स्तर पर चीजों को खोजेगा, इनका ये मानना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्पेंसर की। स्पेंसर क्या कहते हैं, as far as possible in this method the student should be told as little as possible and they should be motivated to find more and more। अब इन्होंने क्या कहा, इन दोनों की डेफिनेशन में लिटिल बिट डिफरेंस ये है, इतना सा डिफरेंस है कि ये कहते हैं कि स्टूडेंट को कुछ भी नहीं बताना चाहिए, जबकि स्पेंसर का मानना है कि स्टूडेंट को जितना हो सके लिटिल, as far as possible, little as possible। मतलब कहने का मतलब ये है कि कम से कम बताया जाना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को अपने लेवल पे क्या करे, डिस्कवर करे। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसको अन्वेषण या खोज विधि कहते हैं, इस प्रकार से इसकी शुरुआत हो जाती है। और आप लोगों ने देख ली इन दोनों की डेफिनेशंस। आगे बात करेंगे स्टेप्स ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। अब ह्यूरिस्टिक मेथड्स के क्या क्या स्टेप्स हैं उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस हम लोग देखते हैं स्टेप्स ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड्स के, और ह्यूरिस्टिक मेथड्स के स्टेप को देखने से पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि ये चीजें आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। इसके स्टेप्स वरना आप लोग इसको कोरिलेट नहीं कर पाएंगे कि किस स्टेप में क्या चल रहा है। तो लेट अस सपोज कि आप लोग केमिस्ट्री के क्या है लेक्चरर हैं, और आप लोग अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, सॉल्ट एनालिसिस करने के लिए दे रहे हैं। और सॉल्ट एनालिसिस में हम लोगों को कैटायंस और एनायंस को फाइंड करना होता है। ये जो लोग साइंस के स्टूडेंट नहीं है मैं उनको बता देता हूँ कि एक सॉल्ट है, सपोज दैट कि आप लोग मान लीजिए कि हमारा MgCl2 एक सॉल्ट है, ये हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड का एक सॉल्ट है, और इसमें हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ Mg+2 और Cl नेगेटिव है ना। इसमें दो टाइप के, ये हमारा कैटायन हो गया, ये हमारा एनायन हो गया। ये हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है, स्टूडेंट्स को क्या करना है, फाइंड करना है। अब आप लोगों ने क्या किया, फाइनली सारे स्टूडेंट्स ने क्या करा, सबसे पहले उस सॉल्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, इसी पे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपका वर्बल हो सकता है, वर्बल हो सकता है, या ये आपका रिटन में हो सकता है, रिटन वर्क हो सकता है, कुछ भी रिटन हो सकता है, या XYZ आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम मटेरियल हो सकता है, जो आप लोग क्लास में क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला स्टेप आप लोगों को कंप्लीट हो गया। आप लोगों ने स्टूडेंट्स को अपने अपने सॉल्ट दे दिए हैं, और उनके लिए ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन चुका है। अगले स्टेप में बात करते हैं कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्स। इसमें क्या होता है, कलेक्शन को संग्रहण करते हैं। मतलब कहने का ये है कि जैसे आप लोगों ने उनको सॉल्ट दिया, बच्चों ने उनको क्लासिफिकेशन करना शुरू कर दिया, उनका कलेक्शन किया, सबसे पहले उनको रखा और उनको देखा कि ये उनका कलर देखा, तो उनको क्लासिफाई किया, ये सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, कैसे स्टेट में, उसको देखा। तीसरा टेम्परेचर वो कहाँ मिलेगा, उसको सारणीकरण करना शुरू कर दिया कि भाई कौन से ग्रुप का, फर्स्ट ग्रुप का, सेकंड ग्रुप का, थर्ड ग्रुप का, जीरो ग्रुप का, कौन से ग्रुप का ये सॉल्ट है, उसके लिए उन्होंने सबसे पहले ये दो स्टेप कंप्लीट करके आगे वो बढ़ते हैं हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। अब जब वो उनके पास में उन्होंने कलेक्शन भी कर लिया, क्लासिफिकेशन कर दिया और टेम्परेचर भी कर दिया, उसके बाद वो हाइपोथेसिस बनाते हैं, अपनी परिकल्पनाओं को बनाते हैं, उससे रिलेटेड, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कि हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये जीरो ग्रुप का है, ये उनकी हाइपोथेसिस है। पहले वो जीरो ग्रुप के लिए टेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर आगे बताएंगे, या किसी दूसरे ने जीरो ग्रुप की बजाय उसको फर्स्ट ग्रुप का मान करके अपनी हाइपोथेसिस मानी कि मान लेता हूँ कि फर्स्ट ग्रुप का, फर्स्ट ग्रुप के टेस्ट करना उसने शुरू कर दिया, या उसने सोचा कि मैं सेकंड ग्रुप का स्टार्ट करता हूँ,
हालांकि सीक्वेंस जीरो ग्रुप से आगे बढ़ता चला जाता है, पहले जीरो ग्रुप, फिर फर्स्ट ग्रुप, फिर सेकंड ग्रुप, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते चले जाते हैं अपने टेस्टिंग में। आगे हम लोग बात करेंगे हाइपोथेसिस फॉर्मेशन के बाद में अगले स्टेप में है कंफर्मेशन। कंफर्मेशन के स्टेप में ये क्या करते हैं इस कंडीशन में, ये जितने भी इन्होंने हाइपोथेसिस मानी थी उन हाइपोथेसिस के बेसिस पे अपनी हाइपोथेसिस को सही या गलत ठहराने के लिए वो क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं चीजों के साथ में, और अपने जो हाइपोथेसिस है उनको कंफर्म करते हैं कि हम वाकई में सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कंक्लूजन पर, और जब ये इन्होंने अपनी कंफर्मेशन कर लिया है अपने हाइपोथेसिस का, तो फाइनली उनके हाथ में रिजल्ट्स होते हैं, और अलग अलग स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। एक स्टूडेंट जिसने क्या किया डाइल्यूट HCl मिलाया, एक स्टूडेंट जिसने कंसंट्रेटेड HCl मिला दिया, तो उन दोनों के जो रिजल्ट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वैरी कर जाएंगे। सब लोग के रिजल्ट्स क्या आ रहे होंगे, अलग अलग आ रहे होंगे। यानी कि जो कंक्लूजन वाली स्टेट है उस कंक्लूजन वाली स्टेट में अलग अलग जो तुम्हारा लर्नर्स है उन सब की जो प्रॉब्लम्स आप लोगों ने सबको सेम भी दे सकते हो या अलग भी दे सकते हो, उन सब के जो सॉल्यूशंस आ रहे होंगे वो अलग अलग आ रहे होंगे। अब फाइनल स्टेप आते हैं हम लोग इवोल्यूशन में। इवोल्यूशन के टाइम पर जब ये सारी की सारी चीजें प्रेजेंट की जाती हैं एक टीचर के सामने, वो अपने ऑब्जर्वेशन को रखता है और बताता है कि सर मैंने इसको सबसे पहले उसने जो कलेक्शन किया है या जो क्लासिफिकेशन किया है, जो टेबुलेशन किया है, उसके बेसिस पे बताता है कि सर ये जीरो ग्रुप का है या ये फर्स्ट ग्रुप का है या ये सेकंड ग्रुप का है। दूसरा उसकी जो हाइपोथेसिस थी जो इसको मान करके वो चीजें कर रहा था वो उसको बताता है। तीसरा इसको कंफर्मेशन करने के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट बताता है कि सर इसके कौन से टेस्ट हुए कंप्लीट और कौन से नहीं हुए। फाइनली वो कंक्लूजन पर पहुंच करके आप लोगों को बता देगा कि सर इसके अंदर जैसे हम लोगों ने प्रॉब्लम ली थी कि इसके अंदर जो कैटायन है वो Mg+2 है और जो एनायन है वो Cl नेगेटिव है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इवोल्यूशन की, और फाइनली आप लोगों ने उसका इवोल्यूशन कर लिया और आप एक शिक्षक उसका इवोल्यूट कर करके बता देता है क्या वाकई में आप लोगों को जो प्रॉब्लम दी थी क्या आप लोगों ने वाकई में उस चीज को फाइंड कर लिया है या। तो फाइनली ये कुछ हमारे स्टेप्स थे जो हमारे ह्यूरिस्टिक मेथड्स में यूज किए जाते हैं। एक बार मैं दोबारा से आप लोगों को समझा देता हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉब्लम है, स्टूडेंट को प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। सेकेंडली बच्चे को जैसी प्रॉब्लम मिलती है वो उसका कलेक्शन करता है और साथ में उसको क्लासिफाई करना शुरू कर देता है कि किस टाइप की प्रॉब्लम है। तीसरा क्या करता है, टेबुलेशन करना शुरू कर देता है फैक्ट्स, उसमें तथ्यों के आधार पर वो चीजों को क्या करना शांतिबद्ध तरीके से लगाना शुरू कर देता है। थर्ड स्टेप में हाइपोथेसिस फॉर्मेशन करता है, वो इन आंकड़ों के आधार पर इस क्लासिफिकेशन और इस टेबुलेशन के बेसिस पे क्या करता है अब अपनी परिकल्पनाओं को बनाना शुरू कर लेता है और अपने जो उसकी धारणाएं होती है उनको बना लेता है उस प्रॉब्लम से लेकर के। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंफर्मेशन की। उसके बाद फिर ये अपने हाइपोथेसिस का कंफर्मेशन करता है कि वाकई में जैसे मैं सोच रहा हूँ इस प्रॉब्लम के बारे में ये उसी तरीके से सॉल्व होगी या किसी और तरीके से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंक्लूजन पर, और फाइनली जब वो यहाँ पे वो कंफर्मेशन कर लेता है अपने हाइपोथेसिस का तो उसके बाद कुछ रिजल्ट्स होते हैं, और एक अगर सबकी प्रॉब्लम सेम है फिर भी जो रिजल्ट्स होंगे सबके अलग अलग होंगे क्योंकि सबकी जो अप्रोच होगी वो अलग अलग होगी, सबका कलेक्शन अलग होगा, सबका क्लासिफिकेशन अलग होगा, सबका टेबुलेशन अलग अलग होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, और जो सबके जो निष्कर्ष हैं वो अलग अलग आ जाते हैं, सबके सब रिजल्ट्स अलग अलग, उनमें सबके सब एक जैसा भी रिजल्ट आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि बच्चे ने कितनी ईमानदारी के साथ में चीजों को किया है, या किसी एक बच्चे ने कर लिया और बाकी सब ने कॉपी कर लिया। अक्सर ऐसी होता है अगर एक बच्चे की रीडिंग आ गई तो बाकी सबके सब पूरा ग्रुप उसी रीडिंग को कॉपी कर लेता है। आप लोगों ने देखा होगा जब लोग साइंस के स्टूडेंट रहते हैं, किसी के भी स्टूडेंट रहते हैं जहाँ पे रीडिंग निकालने की बात होती है तो एक रीडिंग सही आनी चाहिए, बाकी सारी चीजें कैलकुलेट कर ली जाती हैं। लास्ट हम लोग बात करते हैं इवोल्यूशन की, और जब हम टीचर के पास लेकर के जाते हैं तो टीचर देखता है कि उसने जो प्रॉब्लम दी थी उनके कैसे अलग अलग सॉल्यूशंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और फाइनली वो इवैल्यूएट कर लेता है कि प्रॉब्लम ये जो उसने प्रॉब्लम बच्चों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की थी वो किस लेवल तक सॉल्व हो चुकी है। लेकिन याद रखने वाली बात यहाँ ये है कि टीचर ने क्या कर रखा है, ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, यहाँ कार्य करने वाला टीचर नहीं है बल्कि कौन है, बच्चा है। बच्चा ही चीजों को उस प्रॉब्लम के साथ में डील करेगा, अपनी हाइपोथेसिस बनाएगा, वो हाइपोथेसिस सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है, ये सारी की सारी चीजों के साथ में बच्चा डील करता रहता है। और तो ये थे सारे के सारे स्टेप ह्यूरिस्टिक मेथड के। चलिए आगे देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, इसकी मेरिट्स की। तो इस मेथड की सबसे पहले मेरिट है स्टूडेंट्स हैव टू बी हार्ड वर्किंग, जहां छात्रों को ज्यादा से ज्यादा परिश्रमी बनाना हो, हार्ड वर्किंग करने वाला, हार्ड वर्क करने वाला बनाना है आपको अपने स्टूडेंट्स को, तो इस मेथड को लगाइए। सेकंड क्या है, टू डेवलप द सम स्टडी एबिलिटी, मतलब क्या करना है आप लोगों में बच्चों में खुद से पढ़ने की रुचि को विकसित करना है ताकि वो खुद की प्रॉब्लम्स का खुद से सॉल्यूशन निकाल सकें। तो वहाँ पे ये मेथड लगाया जाता है। और मैंने लिखा है फॉर हायर क्लासेस, जहाँ तक किसने लगाया था, उच्च कक्षाओं के लिए, छोटी कक्षाओं में इस मेथड को कम से कम यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग टू डेवलप द साइंटिफिक या
सर्च टेंडेंसी अमंग लर्नर्स, क्या करना हो, जहाँ पे हम लोगों को वैज्ञानिक या जो खोजी जो क्षमता है उसको बढ़ाना हो, किसके बीच में, लर्नर्स के बीच में, वहाँ पे इस मेथड को यूज करते हैं। नेक्स्ट, वेयर टीचर इज एबल टू क्रिएट प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ लर्नर, जहाँ पे क्या कर सकता हो, एक टीचर एबल हो क्या करने में, क्रिएट करने में, किस चीज को, प्रॉब्लम को क्रिएट करने में एबल हो, जैसा लर्नर का लेवल हो वैसा। ये नहीं कि सबको एक ऐसी प्रॉब्लम दे दी, क्योंकि आपको पता है कि क्लास डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही थी, तो क्लास में केवल दो ही टाइप के बच्चे होते हैं, या तो कुछ ज्यादा फास्ट बच्चे होते हैं, ज्यादा शार्प बच्चे होते हैं, या फिर क्या होते हैं, एवरेज बच्चे होते हैं, और या फिर क्या होते हैं, हमारे बिलो एवरेज होते हैं ना। और मेनली जो फोकस करता है टीचर को दो टाइप, इसलिए मैंने दो टाइप बताया, दो टाइप के बच्चों पे ज्यादा फोकस करता है, तो बिलो एवरेज, और हम लोग बात कर लेते हैं हाईली शार्प बच्चों पे। तो जैसा अगर हाईली शार्प बच्चा है तो उसके हिसाब से प्रॉब्लम अलग होनी चाहिए, और जैसा आप लोगों का बिलो एवरेज बच्चा है तो उसके हिसाब से प्रॉब्लम का लेवल अलग होना चाहिए। लेकिन तभी पॉसिबल है जब टीचर एबल है इसको प्रॉब्लम क्रिएट करने में लेवल देख करके। ये हम लोग का रह गया, इसको देख लेते हैं। टू डेवलप द फंडामेंटल थिंकिंग अमंग द, मौलिक चिंतन की जो भावना है उसको डेवलप करने के लिए हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं जी मेथड की, और पहला है मेथड इज हाईली कॉन्ट्राडिक्टिंग बिकॉज लर्नर इज इन्वेस्टिगेटर। ये जो हमारी विधि है इसमें क्या है, विरोधाभास है बहुत ज्यादा, क्योंकि कुछ लोग ये मानते हैं कि इसमें जो सब कुछ करने वाला है वो एक लर्नर ही है, और वो वहाँ पे खोजी की तरह कार्य करता है, टीचर यहाँ पे कुछ नहीं करता है, बस एक प्रॉब्लम दे दी क्लास में टीचर ने आकर के, और जो सॉल्व करने वाला है, सब कुछ करने वाला कौन है, सिर्फ और सिर्फ एक चाइल्ड ही है, एक लर्नर ही है। टीचर का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट सिर्फ और सिर्फ इवोल्यूशन प्रोसेस में आ जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे, स्टूडेंट्स कैन डेविएट फ्रॉम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड कैन डेवलप द टेंडेंसी टू इमिटेट और चीटिंग अमंग देम। क्या हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे भटक सकते हैं, मतलब जो करने के लिए दिया गया था उससे भटक करके वो लोग क्या कर सकते हैं, दे कैन डेवलप द टेंडेंसी टू इमिटेट। इमिटेट का मतलब यहाँ पे क्या है, इमिटेट का मतलब यहाँ पे नकल से है, मतलब बच्चों में जो नकल करने की प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों की बस एक रीडिंग आने की देर होती है, बाकी सब लोग वैसी सेम रीडिंग थोड़ा बहुत आगे पीछे चेंज कर करके क्या कर देते हैं, उसी रीडिंग से बस अपना उन लोगों ने फिल कर देते पूरी टेबल, और कोई रीडिंग लेने की कोई जरूरत नहीं उठाता। तो और क्या हो सकता है कि ये चीट करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, वो टीचर को चीट करते हैं, टीचर ने क्या दिया है उन लोगों को प्रॉब्लम दी है ईमानदारी से सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो क्या करना शुरू कर देते हैं, चीटिंग की जो टेंडेंसी है उनके अंदर बढ़ जाती है। नेक्स्ट, देयर आर वेरिएशन इन द रिजल्ट्स देन इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू इवैल्यूएट करेक्टली। तो क्या होगा कि हर किसी का जो रिजल्ट्स आएंगे वो अलग अलग आएंगे, और जो कुछ लोग हैं वो कुछ हद तक, कुछ स्टेप्स तक इस लेवल के हिसाब से कुछ हद तक वो लोग सही भी हो सकते हैं, लास्ट स्टेप में हो सकते हैं उनका गलत हो जाए। तो इसलिए जो इवैल्यूएट करना है कि कौन किस हद तक सक्सेस है, ये कर पाना एक टीचर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इस कंडीशन में क्या है कि अगर आप लोगों ने जो फाइनली सही रिजल्ट निकाल दिया तो उसका इवैल्यूएशन के हिसाब से कसौटी पे आपने देखा या उसके कुछ मानदंड थे या जो आपके उसके पैरामीटर्स थे उसके ऊपर आप लोगों ने चेक कर लिया, तो उसके पैरामीटर पे कुछ तो खरे उतर रहे हैं, बाकी लोग नहीं उतर रहे हैं, तो बाकी आगे से लोग करना फिर बंद कर देते हैं, कुछ लोगों को शाबाशी मिलती चली जाती है, फिर लोग क्या करना शुरू करते हैं, वही इमिटेट करना शुरू कर देते हैं दूसरों को, बस कि हाँ इसकी रीडिंग सही आती है, मैं इसी की रीडिंग हमेशा से ले लेता हूँ, फिर टीचर को दिखा देता हूँ, टीचर मुझे भी शाबाशी देगा। आगे कोर्स कैन नॉट बी कंडक्टेड ऑन टाइम, और आप लोगों को पता है फिर से प्रॉब्लमेटिक है ये मेथड, तो प्रॉब्लम दे दे और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कब तक आएगा ये टीचर को खुद भी नहीं पता है, एक सारे के सारे लर्नर्स मिलकर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कब तक करेंगे, इसलिए जो कोर्स है वो कभी भी टाइम पर कंडक्ट नहीं हो पाता। नॉट यूज्ड फॉर ऑल सब्जेक्ट, और सभी के सभी सब्जेक्ट्स में इस मेथड का यूज नहीं हो सकता। अगला है नॉट यूज्ड फॉर स्मॉल क्लासेस, और ये छोटे बच्चों की क्लासेस के लिए भी ये मेथड यूजफुल नहीं है। हालांकि हम लोग यूज करते हैं छोटे बच्चों में, बताते हैं कि बेटे फिल इन द ब्लैंक्स, तो बच्चों को दे दिए कि बेटे ये ब्लैंक्स भर के बताओ, और पूरी की क्लास क्या करना शुरू कर देती है, उस लाइन का मतलब ढूंढना शुरू कर देती है कि वो लाइन कहाँ लिखी हुई है, बीच में कौन सा वर्ड आएगा, फिर पूरी क्लास में कोई ना किसी को मिल जाता है, वो खड़ा करके बता देते हैं कि हाँ सर इसका सोल्यूशन ये होगा। तो ऐसे छोटे छोटे ये ह्यूरिस्टिक मेथड हम लोग क्लासेस में, छोटी क्लासेस में लगाते हैं, लेकिन नॉट एट सो बिग लेवल, मतलब कुछ बड़े लेवल पे इन चीजों को नहीं लगाया जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ह्यूरिस्टिक मेथड समझ में आया हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई है और ये वीडियो अच्छी लगी है तो पहले तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस चैनल को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।